प्रिय ग्रेजुएशन विद्यार्थियों, मत्स्य यूनिवर्सिटी के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सर सेकंड ईयर की कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो आइए आज अपन बात करते हैं आपके सेकंड ईयर की। सबसे पहले आपका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपके रीतिकालीन कवि लगा रखे हैं और कवि भी कितने 8, जिनमें पहला केशवदास, दूसरा बिहारी, तीसरा देव, चौथा भूषण, पांचवा घनानंद, छठा पद्माकर, सातवां सेनापति और आठवां आलम। ये तो आपके कवि हैं, इनकी कुछ रचनाएं और इनके पद लगा रखे हैं। साथ में रीतिकाल का इतिहास, छोटे प्रश्नों के लिए आपके लिए रीतिकाल का इतिहास लगा रखा है। साथ ही उसके काव्य गुण, दोष और काव्य रीतियाँ लगा रखी है। तो ये तो आपका सिलेबस था। अब चलते हैं इसमें से किस प्रकार से आपके प्रश्नों का विभाजन होगा। तो सुनिए, सबसे पहले आपके 4 व्याख्याएं होंगी और सभी भागों से एक एक क्रम से व्याख्या होंगी। ये बहुत ही अच्छी बात आपके लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें से केशव बिहारी 2-2 के टुकड़े करके, ठीक है, एक एक व्याख्या देखनी होगी, यानी कि टोटल 8 में से आएंगी। और अब की बार बहुत ही अच्छा आपको एक प्रॉफिट कि केशवदास को छोड़ दें, तो केशवदास के काव्य में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि केशवदास ने एकमात्र रचना रामचंद्रिका रची थी, बहुत ही अच्छी। और रामचंद्रिका में से यानी कि भगवान श्री राम का विवेचन होगा, तो केशवदास तो आपको राम से पता चल जाएगा। उसके बाद बिहारी के दोहे हैं, आप पढ़ते ही पहचान लोगे। उसके बाद देव के काव्य में देव का नाम होगा, भूषण के काव्य में भूषण का नाम होगा, घनानंद के काव्य में घनानंद का नाम होगा, पद्माकर के प्रत्येक पद में पद्माकर का भी नाम है, और सेनापति के प्रत्येक पद में सेनापति का नाम है, और आलम के पदों में भी आलम का नाम। ये तो आपके लिए अब की बार ऐसा समझिए सोने पे सुहागा, क्योंकि प्रत्येक पद में नाम होगा बस केशव और बिहारी। ये आपका पहली बार में होगा, जिसमें प्रारंभिक जो होगा वो केशव का होगा, और उसके साथ ही कुछ दोहे होंगे, और वो किसके होंगे, बिहारी। तो 4 व्याख्याएं होंगी, 8 भागों से 8 व्याख्याएं होंगी, जिनमें से आपको 4 करनी है। एक व्याख्या 8 नंबर की होगी, टोटल 8 चौके 32 नंबर का। 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें आपके सामने 6 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 15 अंक का होगा, टोटल आपके 45 अंक के 3 प्रश्न होंगे। उसके बाद 3 लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि रीतिकाल के इतिहास से होंगे, 6 प्रश्न होंगे। साथ ही उनमें से कुछ आपको गुण और दोषों के भी प्रश्न हो सकते हैं। तो 5 गुणा 3 बराबर 15 अंक का, और 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, जो कि 8 होंगे, आपको 4 करने होंगे, 2-2 अंक के होंगे, और टोटल 8 अंकों का। इस प्रकार से 32, 8, 40, 45 यानी कि 85 और 85 और 15 पूरे आपके 100 अंक का पेपर हो गया। अब चलते हैं आपको किस प्रकार से पेपर हल करना है, कौन कौन सी व्याख्याएं करनी है, कैसे करनी है, वो पूरी बातें मैं डिटेल से बताता हूँ। सुनिए, आपको जाते ही यही लिखना है, आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी। जैसे पहली व्याख्या आपकी आई, वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए। केशवदास की रामचंद्रिका की प्रथम मंगलाचरण की पद्धति है। मंगलाचरण क्या है कि जब हम किसी भी बड़े काव्य को स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरुआत में ईश्वर की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान श्री राम की आराधना के विषय में पहले वाणी की देवी सरस्वती के माध्यम से कहा है कि सरस्वती माँ ने भी राम का बखान किया। तो आपको सबसे पहले जाति संदर्भ ये लिखना है, ज्यों का त्यों लिखना है। प्रस्तुत पदावतरण रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रथम आचार्य कवि केशवदास द्वारा रचित काव्य रामचंद्रिका की प्रथम मंगलाचरण पंक्ति को लिया है। ये लिखने की कोई वो नहीं है, अगर ये पंक्तियां हो तो लिखना है, अन्यथा राम का कोई और यानी कि उसका कोई अंदर से काव्य होगा तो बस रचित काव्य रामचंद्रिका से लिया गया है। उसके बाद अब सुनिए सबसे बेहतर काम, क्योंकि आपका प्रसंग किसी से भी अच्छा लिखा नहीं जाता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। रीतिकालीन कवियों ने हिंदी में सर्वप्रथम संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा को अपनाया था। इन्होंने अपने काव्य का मुख्य विषय छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, श्रृंगार वर्णन, मंगलाचरण प्रवृत्ति को अपनाया। मंगलाचरण किसी काव्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की स्तुति है। कवि केशवदास ने वाणी की देवी सरस्वती के माध्यम से भगवान श्री राम के यश वैभव का बखान निम्नवत किया है। ये आपका क्या होना चाहिए, प्रसंग होना चाहिए, तभी आपको अंक मिलेंगे, अन्यथा आप सीरीज के और संजीव के लिखने बैठे तो आपको अंक मिलेंगे नहीं। उसके बाद व्याख्या करनी है, व्याख्या में कुछ नहीं, पंक्तियों का अर्थ लिखना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अब सुनिए विशेष में आपको 3 बिंदु बनाने। प्रस्तुत पहला, प्रस्तुत पद की भाषा सरस, रोचक, मन को आनंदित करने वाली ब्रज भाषा है। और बहुत ही अच्छा फायदा आपके लिए कि सभी जो भी 8 के 8 कवि हैं आपके, उन 8 की भाषा ही कौन सी है, ब्रज। तो ज़्यादा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, सबकी एक ही भाषा ब्रज रहेगी। प्रस्तुत पद में उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सटीक प्रयोग हुआ है। और तीसरा, प्रस्तुत पदांत में भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया गया है। इस प्रकार से आपको विशेष में आपको 3 पद यानी कि 3 बिंदु बनाने होंगे। इसी के अथवा में बिहारी की व्याख्या होगी, बिहारी के दोहे होंगे और उनकी आपको संदर्भ प्रसंग, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो केशव की करना है उनके साथ ही। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरी व्याख्या होगी आपकी, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव हो गए।
ठीक है। और ये पंक्तियाँ किसकी है? कवि देव की है। देव यहाँ पर बसंत ऋतु का बहुत ही अच्छा वर्णन, बसंत को बालक रूप में मानकर बहुत अच्छा वर्णन करता है, तो आपको ये पहचाननी। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको टेंशन घबराने की आवश्यकता नहीं। नीचे देव, ठीक है, सीधी पंक्ति में आएगा कि देव झुलावे, तो आपको देव का नाम मिल जाएगा। बस संदर्भ लिखना है जाते। प्रस्तुत पदावतन रीतिकालीन काव्य धारा के रीतिबद्ध सर्वाधिक काव्य रचयिता कवि देवदत्त द्वारा रचित पदों से लिया गया है। इसमें कोई काव्य विशेष ग्रंथ तो है नहीं, उनके पद हैं जो बिखरे हुए पदों को लगा रखा है। उसके बाद आपका प्रसंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रीतिकालीन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र का भरपूर प्रयोग किया। इन्होंने अपने काव्य में नायिका का श्रृंगार वर्णन का नक्सिक वर्णन भी बेहतर तरीके से किया और प्रकृति का भी नारी रूप खूब दिखलाया। इन्होंने श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग और वियोग को अपने हर पद में जगह दी। प्रस्तुत पद में भी कवि देव ने बसंत ऋतु को बालक का रूप दे उसकी क्रियाओं को निम्नवत बतलाया। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। उसके बाद व्याख्या, अर्थ लिखना होगा, कोई टेंशन नहीं। विशेष जैसा आपने फर्स्ट लिखा वैसा ही विशेष होगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा एक ही है सबकी, ब्रज। इसी के अथवा में कवि भूषण की व्याख्या होगी, ठीक है। जैसा आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, 3 बेर खाती है सो 3 बेर खाती है, तो भूषण के में भी भूषण का नाम होगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तीसरी व्याख्या, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जानने के सयानप बांक नहीं। प्रस्तुत पद किसके हैं? ये घनानंद के। यहाँ भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, घनानंद का सीधा सीधा पद में नाम होगा, बस आपको संदर्भ अच्छा लिखना होगा। प्रस्तुत पदावतन रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद द्वारा रचित काव्य सुजान सागर से लिया है। अब उसके बाद इसमें से क्या है, यानी कि इसका प्रसंग, ये थोड़ा ध्यान रखना। रीति मुक्त कवि वो कहलाते थे, देखो आपको ये सीधे ही लिखने हैं, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इनको पढ़ जाइए और इनको जाते ही लिख दीजिए। रीति मुक्त कवि वो कहलाते थे जिन्होंने संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा को न जाना और न प्रयोग किया। इन कवियों ने स्वप्रेम को अपने काव्य का शीर्षक बनाया था। घनानंद मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में आसीन थे और वहाँ की सबसे बड़ी वैश्या सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन सुजान ने घनानंद को प्रेम वियोग में डाला, जिसे घनानंद गुरु निम्बार्क से दीक्षा ले कृष्ण भक्त बन बैठे और सुजान वियोग में भगवान श्री कृष्ण को पद रचने। प्रस्तुत पद में भी उसी वियोग को देखा, यानी भगवान श्री कृष्ण को ही इसने क्या मान लिया, सुजान मान लिया, और फिर उसके पद क्या रचने लगे थे, यानी सुजान को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पद रचे। व्याख्या, अर्थ लिखना है, विशेष वही पूर्वत रहेगा। इसके अथवा में पद्माकर की व्याख्या होगी। यहाँ भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, पद्माकर का सीधा सीधा नाम होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4। अपने को जो करने हैं वो काम करने बस। बरन बरन तरु फूले उपवन बन सोई चतुरंग संग दल लही यत है। बहुत ही अच्छी पंक्ति किसकी है? सेनापति की। और यहाँ पर इसने क्या है, बसंत ऋतु का एक बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य दिखाया है। तो उसी प्रकार से उत्तर संदर्भ, प्रस्तुत पदावतन रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रकृति परक कवि सेनापति द्वारा रचित षट ऋतु वर्णन काव्य कवित्र रत्नाकर से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया ये ध्यान रखना है, बस कवित्र रत्नाकर। उसके बाद प्रसंग, रीतिकालीन कवियों में पद्माकर और सेनापति के काव्य को प्रकृति परक काव्य कहा गया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के बीच 6 ऋतुओं का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। विशेषतः इनके काव्य में बसंत ऋतु का वर्णन बड़ा रोचक ढंग से किया गया है, जिसमें प्रस्तुत पद में निम्नवत दर्शाया गया है। व्याख्या वही, अर्थ लिखना है, विशेष पूर्वत होगा। अब आ जाइए लघुत्तरात्मक। वैसे इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न होंगे, लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक पीछे होंगे, लेकिन मैं पहले ले लेता हूँ। चलिए प्रश्न 5, रीतिबद्ध काव्य धारा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा क्या थी? सीधा सा अर्थ है ऐसे कवि जो रीति की परंपरा को जानते तो थे लेकिन क्या कर नहीं पाए, यानी कि उसका काव्य में प्रयोग नहीं कर पाए। वो जान तो थे और काव्य में उसका क्या किया, बखूबी प्रयोग किया। वो रीतिबद्ध कवि हुए, जिनमें कौन थे? चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव और सेनापति, पद्माकर जैसे कवि। अथवा रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध की परिभाषा हुआ है कि ऐसे कवि जो रीति की परंपरा को जानते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाए, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। और इसमें कौन थे? बिहारी, रामसाय, विक्रम और सेवक जैसे कवियों का नाम लिया जाता है। उसके बाद रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में आप क्या जानते हैं? सीधा सा इसकी भी परिभाषा है, ऐसे कवि जो संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा को ना तो जानते थे और ना ही अपने काव्य में प्रयोग किया। इन कवियों ने स्वप्रेम को लिखा। ये रीति मुक्त कवि कहलाए, जिनमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर का नाम लिया जाता है। अथवा घनानंद का जीवन परिचय। घनानंद किसके दरबार में थे? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे और उन्हीं के दरबार में उनकी एक सुजान नामक वैश्या से प्रेम कर बैठे। एक बार उन्होंने किसी सामंत ने क्या है कि उनसे बदला लेने के लिए किसको, यानी कि घनानंद को दरबार से निकलवा दिया था, जिसके पीछे कौन, यानी कि घनानंद के साथ सुजान जा नहीं सकी। एक विशेष कथा है, उस कथा को भी मैं कभी सुनाऊंगा। प्रश्न 7, काव्य गुण के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। काव्य गुण के 3 प्रकार है, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण। वो आपको उसके उदाहरण याद कर लेने।
काव्य दोष में ग्रामत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, अप्रतित्व किन्हीं दो को समझाना होगा। उसके बाद आपके निबंधात्मक प्रश्न, वैसे ये पहले होंगे लेकिन मैंने पीछे लिखे। केशव ये हूबहू होंगे, आप इनके टिक लगा लीजिए अभी से कि केशव कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी कृति रामचंद्रिका के आधार पर इस बात को समझाना है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा, किसने कहा, कैसे कहा, इनकी रामचंद्रिका को पूरा तरह समझाना है। अथवा बिहारी की काव्यगत विशेषताओं को उदाहरण सहित बिहारी के काव्य को पूरी तरीके से, ये जाति ऐसे समझो ये शब्द है, केशव को कठिन काव्य, ये टफ रहेगा प्रश्न। आप बिहारी की काव्यगत विशेषता बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए इस प्रश्न को जाकर करना। कवि देव का काव्य रीतिकाल पर खरा उतरता है, कैसे अपने विचार लिखें, या फिर अथवा में भूषण का काव्य वीर रस से ओतप्रोत पंक्ति की समीक्षा करनी होगी। उसके बाद 10वां यानी कि तीसरा प्रश्न, घनानंद का काव्य विरह की पीर का काव्य है, स्पष्ट कीजिए, अथवा सेनापति के काव्य में ऋतु वर्णन को समझाइए। दोनों को आप कर सकते हैं। टोटल आपको 3 प्रश्न करने हैं 6 में से। अब आ जाइए छोटे प्रश्न। अति लघुतरात्मक 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से अपने को 4 करने होंगे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी किसके राज दरबार का कवि था? तो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के राजा के राज दरबारी रहे। देव की 2 काव्य कृतियों के नाम भवानी विलास, अष्टाविलास, देव विलास, वाणी विलास इत्यादि। भूषण किन राजाओं के दरबार में रहा? छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के दरबार में कौन रहे थे? भूषण जैसे कवि रहे थे। घनानंद की प्रेमिका का नाम और इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। 3 रीतिबद्ध कवियों के नाम केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, सेनापति, पद्माकर। 3 रीति सिद्ध कवि बिहारी, रामसाय, विक्रम सेवक। और उसके बाद 3 रीति मुक्त कवि भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आपको ये करना होगा। हालांकि छोटे प्रश्नों के मैं 10 से 20 प्रश्न और डाल दूंगा, वैसे वो इतना बड़ा दिक्कत है नहीं, इतना सिलेबस अपने है नहीं। बाकी आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और हूबहू आपको जाते लिखना है, कोई फेरबदल करना ही नहीं है। बाकी बड़े प्रश्नों को एक बार और गहनता से चेक कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी तरीके से पसंद आई होगी।